इमेजिन करो, एक ऐसा लड़का जिसने अपनी पहली जिंदगी में पूरी दुनिया को खत्म होते हुए देखा था। उसका नाम है क्रिस। लेकिन मौत के बाद उससे मिलता है एक इम्पॉसिबल सेकंड चांस। वो 15 साल पास्ट में एक पावरफुल डार्क क्लैन के बॉडी में दोबारा जन्म लेता है। इस बार क्रिस के पास है फ्यूचर की पूरी नॉलेज और एक ऐसी जीनियस लेवल टैलेंट जो उसकी प्रीवियस लाइफ में भी नहीं थी। लेकिन अपोकलिप्स को रोकने के लिए क्रिस को एक ऐसा रास्ता चूज करना पड़ेगा जहां हीरो बनने से ज्यादा जरूरी है खुद डीमन एम्परर बनना। पर क्या फ्यूचर को बदलने की कोशिश क्रिस अपनी मौत को हरा पाएगा? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक और तगड़े मानहवा का रिकैप करने वाले हैं। और हाँ, इस सीरीज को हम एपिसोड वाइज रिकैप करेंगे ताकि स्टोरी का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग मानहवा की स्टोरी। लेट्स बिगिन। सब कुछ तबाह होने के बाद आखिरकार ये दुनिया अपने एंड तक पहुंच जाती है। इवान अपने साथियों से माफी मांगता है और मानता है कि वो बहुत वीक था। उसका कहना है कि असल हीरो क्रिस को होना चाहिए था, उसे नहीं। लेकिन इवान को तसल्ली देते हुए कहा जाता है कि क्रिस को ही हीरो बनना चाहिए था। सब मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। उनके हिसाब से क्रिस एक जीनियस था जो थोड़ी और ट्रेनिंग के साथ 9 स्टार से भी आगे जाकर 10 स्टार हीरो बन सकता था। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो शायद ये 2 लोग एंड को रोक पाते। इसी वजह से क्रिस को द ग्रेट एक्स्ट्रा कहा जाता था, क्योंकि उसकी टैलेंट की वजह से वो कुछ भी इंस्टेंटली सीख सकता था। सिर्फ 20 साल की एज में उसने एक ग्रैंड लेगेसी छोड़ दी थी और उसका जर्नी वहीं से शुरू हुआ था। फिर कहानी मैजिक एम्पायर की तरफ मुड़ती है, जहां डेमन किंग ऑफ कार्नेज के नाम से एक खतरनाक इन्वेशन शुरू होता है। इस इन्वेशन को एज ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। हीरो के साथ ट्रैवल करने के लिए एक पार्टी रिक्रूट की जा रही थी। इवान इसे अपनी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मानता है। उसका गोल था वॉर खत्म होने के बाद ग्रेटनेस, वेल्थ और फेम हासिल करना। लेकिन आखिर में वो सब फेल हो जाते हैं और हर तरफ सिर्फ तलवारों और डिस्ट्रक्शन का मंजर रह जाता है। लाइट का डोमिनियन भी डेमन किंग ऑफ कार्नेज के हाथों गिर जाता है। इवान सोचता है कि काश वो टाइम में वापस जाकर क्रिस को हीरो बनने का मौका दे पाता। लेकिन वो खुद मानता है कि चाहे टाइम रिवर्स भी हो जाए, वो दोबारा ये सब एक्सपीरियंस करना नहीं चाहता। एक जिंदगी का सफरिंग ही उसके लिए काफी था। इसलिए अब वो इस पॉसिबिलिटी के बारे में डेड ड्रीम भी नहीं करना चाहता, खासकर जब ये दुनिया बहुत जल्द दोबारा एंड होने वाली थी। इवान को समझ आ जाता है कि ये सच में उसकी जिंदगी का एंड था। वो बस होप करता है कि अगर नेक्स्ट लाइफ हुई तो वो किसी रिच फैमिली में पैदा हो। और फिर उसकी आंखें खुलती हैं जैसे वो दोबारा जन्म ले चुका हो। उसे पता चलता है कि वो मैजिक एम्पायर के एक यंग मास्टर के बॉडी में रिग्रेस हो चुका है। वो डार्क मैजिक क्लैन में पैदा हुआ था जो एम्पायर के 12 क्लैन्स में से एक था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो डिस्ट्रक्शन शुरू होने से पूरे 15 साल पहले वापस आ गया था। एक्चुअली वो एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से 5 साल पहले ही रिटर्न हुआ था। नई जिंदगी में वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां डेमन बीस्ट्स तक गार्डन में पाले जा रहे थे। तब उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसे वो पहले से जानता था। वो क्रिश्चियन वैन बैरन कजार था। क्रिश्चियन काउंट कजार के परिवार से था, जो डार्क मैजिक क्लैन की एक ब्रांच फैमिली थी। लेकिन कजार फैमिली को कंपैरेटिवली वीकर क्लैन माना जाता था। फिर भी ये एक ग्रैंड फैमिली थी जिसके पास काफी पावर और वेल्थ थी। क्रिश्चियन के बारे में कहा जाता था कि उसके पास टैलेंट तो था, लेकिन वो एक रियल बास्टर्ड था। वो हमेशा ट्रबल क्रिएट करता रहता था, जिसकी वजह से काउंट कजार ने भी इवेंचुअली उससे गिव अप कर दिया था। लेकिन अब क्रिस को देखकर इवान हैरान होता है और सोचता है कि आखिर वो इतना सीधा कैसे हो गया। क्रिस को याद आता है कि वो अपने रिलेटिव्स के हाथों मारा गया था। वो गुस्से में सोचता है कि उसने सिर्फ एक नॉर्मल रिच फैमिली का बेटा बनना चाहा था। उसे समझ नहीं आता कि वो बार बार इसी सिचुएशन में क्यों आ रहा है। वो हैरान होता है कि आखिर क्रिस को मरने के लिए क्यों डेस्टिन्ड किया गया था। क्रिस सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे याद आता है कि वो 3 दिन पहले इस बॉडी में जागा था और क्रिश्चियन 2 साल बाद मरेगा। वो जानता है कि काउंट कजार के घर के अंदर ही उसकी जान ली गई थी। इसलिए क्रिस डिसाइड करता है कि अगर वो शांत रहे और किसी से पंगा ना ले तो शायद अपनी डेथ अवॉइड कर सके। वो सोचता है कि रिच फैमिली में दोबारा जन्म मिला है तो बस अपना ख्याल रखकर दुनिया एंजॉय करनी चाहिए। लेकिन फिर वो खुद ही मान लेता है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। उसे राग्नारोक यानी दुनिया के एंड की वजह याद आती है। डेमन किंग ऑफ कार्नेज ने वॉर इसलिए शुरू की थी क्योंकि राग्नारोक कंप्लीट करने के लिए ह्यूमैनिटी की सैक्रिफाइस जरूरी थी। जब तक लोगों को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लाइट डोमिनियन और मैजिक एम्पायर दोनों डिस्ट्रक्शन का शिकार बन गए। क्रिस डिसाइड करता है कि अगर उसे सरवाइव करना है तो एपोकैलिप्स को रोकना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि मैजिक एम्पायर के काउंटलेस डेमन्स डेमन किंग के लॉयल थे। इसलिए डेमन किंग को रोकने के लिए क्रिस को उससे भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। उसे डेमन एम्परर बनकर मैजिक एम्पायर के हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचना होगा। उसके पास एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले 5 साल थे। इसलिए क्रिस डिसाइड करता है कि एक बार ये ट्राई करके देखता है। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो सिर्फ ये मेंशन नहीं
बल्कि पूरा मैजिक एम्पायर उसका हो जाएगा। तभी कोई क्रिस को आवाज देकर कहता है कि उसे अपने रूम में ही रहने को कहा गया था। एक आदमी क्रिस को उस इंसिडेंट के बाद दोबारा सामने आने पर बुरी तरह डांटता है। वो वार्निंग देता है कि अगर क्रिस ने दोबारा लाइन क्रॉस की तो वो खुद उसका सिर काट देगा। क्रिस अपने फादर के सामने आकर अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। सबको सरप्राइज होता है जब क्रिस कहता है कि वो अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन उसका फादर उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और उसे मॉक करने का एक्यूज करता है। क्रिस मानता है कि उसका ट्रस्ट तोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी ही है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले उसने अपनी मेमोरीज का एक हिस्सा लूज होने की बात कही थी और उन्हें याद करके उसने अपनी पुरानी लाइफ पर सोचा। उसे रियलाइज होता है कि वो अब तक अपनी जिंदगी बहुत गलत तरीके से जी रहा था, लेकिन उसका फादर कह देता है कि वो उसके एक्सक्यूजेस काउंटलेस टाइम्स सुन चुका है। क्रिस जवाब देता है कि सिर्फ वर्ड से कुछ प्रूव नहीं होगा, इसलिए अब वो अपने एक्शन से चेंज दिखाएगा। अपनी बात प्रूव करने के लिए क्रिस पनिशमेंट केव भेजने की रिक्वेस्ट करता है और 1 महीना वहां रहने का फैसला करता है। पनिशमेंट केव एक ऐसी जगह थी जहां हाई स्टेटस प्रिजनर्स को सजा दी जाती थी। वहां ना रोशनी थी और ना ही सेंसेस प्रॉपरली काम करते थे, इसलिए क्रिस को लोगों की नजरों से बचने की जगह मिल जाती। उसके फादर को डाउट था कि क्रिस आधे दिन से ज्यादा भी वहां टिक नहीं पाएगा। क्रिस मानता है कि जगह डिफिकल्ट है, लेकिन उसके लिए ये ट्रस्ट वापस पाने का मिनिमम स्टेप है। उसके फादर को क्रिस की बात सुनकर काफी इमोशनल रिएक्शन होता है। क्रिस के फादर को लगता है कि वो ये कन्वर्सेशन पहले भी कई बार सुन चुका है, लेकिन फिर भी वो क्रिस को एक लास्ट चांस देने के लिए रेडी हो जाता है। वो वार्निंग देता है कि अगर 1 महीने बाद भी क्रिस नहीं बदला तो उसे क्लैन से बैनिश कर दिया जाएगा। क्रिस समझता है कि क्लैन से बैनिश होना प्रैक्टिकली डेथ सेंटेंस के बराबर होगा, क्योंकि क्लैन की प्रोटेक्शन हटने के बाद बहुत से लोग क्रिश्चियन की जान लेने के लिए रेडी बैठे थे। क्रिस सिंपली कहता है कि वो समझ गया। वो प्रॉमिस करता है कि अगर वो सच में बदलाव प्रूव कर सका तो उसकी रिक्वेस्ट मान ली जाएगी। उसका फादर फिर भी मानता है कि क्रिस अपने एरोगेंस के साथ वापस आ जाएगा, लेकिन वो कहता है कि अगर क्रिस सच में बदल गया तो उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट कर देगा। फिर भी वो अंदर ही अंदर मानता है कि ऐसा होना मुश्किल है। क्रिस के पनिशमेंट केव भेजने की प्रिपरेशंस शुरू हो जाती हैं। एक बटलर आकर बताता है कि पनिशमेंट केव रेडी है। क्रिस कहता है कि उसे सब समझ आ गया। इसके बाद क्रिस को केव की तरफ ले जाया जाता है। रास्ते में लोग उसके बारे में विस्पर करते हैं और सोचते हैं कि ये गुड फॉर नथिंग लड़का अब क्या स्कीम कर रहा है। रास्ते में लोग रीसेंट इंसिडेंट याद करते हैं जहां एक यंग लेडी को डार्क मैजिक क्लैन के पॉइजन से हर्ट किया गया था। वो इंसिडेंट इतना सीरियस था कि काउंट को पर्सनली राइवल क्लैन से अपॉलॉजी मांगनी पड़ी थी। इस वजह से डार्क मैजिक क्लैन को राइवल क्लैन के सामने काफी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी। क्रिस से पूछा जाता है कि वो पनिशमेंट केव में कितने दिन टिकने वाला है। क्रिस कामली कहता है कि वो मैक्सिमम 2 दिन ही वहां रहेगा। उसकी बात सुनकर पास खड़ा आदमी उसे देखने लगता है। आखिरकार क्रिस पनिशमेंट केव के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। अंदर जाते ही वो एक डेंजरस क्रीचर के सामने खड़ा होता है। क्रिस सोचता है कि अगर केव के बाहर डेथ नाइट्स को गार्ड्स बना दिया जाए तो कोई अंदर नहीं आ पाएगा। तभी उसे एक फैमिलियर फेस दिखता है, उसका बायोलॉजिकल यंगर ब्रदर थैन वैन बैरन कजार। थैन अचानक क्रिस के सामने आ जाता है और दोनों के बीच टेंशन बढ़ जाती है। क्रिस को याद आता है कि फ्यूचर में क्रिश्चियन की डेथ के पीछे थैन का हाथ था। थैन उसे वार्न करता है कि फैमिली की इंसल्ट दोबारा हुई तो वो खुद क्रिस को मार देगा। क्रिस समझ जाता है कि थैन ही वो शख्स है जिससे क्रिश्चियन को बचना था। उसे ये भी याद है कि डिस्ट्रक्शन के एरा में थैन कर्स मैजिक के लिए फेमस था। एक आदमी बताता है कि बचपन में थैन काफी वेल ट्रेंड और डिसिप्लिन था। क्रिस उसे बीच में रोक कर जाने को कहता है क्योंकि उसने डिस्ट्रक्शन का वर्स्ट फेज खुद देखा था। थैन ये सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्रिस ने क्या कहा। क्रिस बस इतना कहता है कि वो समझ गया और थैन को वहां से जाने को बोल देता है। थैन फिर भी उसे वार्निंग देता रहता है कि अगर वो कुछ करेगा तो कंसीक्वेंसेस होंगे। क्रिस को पनिशमेंट केव के एंट्रेंस तक ले जाया जाता है। वहां पहुंचते ही गार्ड्स और सर्वेंट्स उसकी एंट्री के लिए रेडी खड़े मिलते हैं। क्रिस आगे बढ़ता है और उसके बिहेवियर को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। केव के अंदर क्रिस आगे बढ़ता है, जहां कुछ ही देर में उसकी विजन और हियरिंग दोनों कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती हैं। सिर्फ फिंगर टिप्स के आसपास हल्की सेंसेशन बची होती है। क्रिस समझता है कि ये प्लेस प्रिजनर्स को अंदर से तोड़ने के लिए बनाया गया है, क्योंकि नॉर्मल इंसान यहां जल्दी मेंटली ब्रेक हो सकता है। लेकिन क्रिस के लिए ये प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हंटर के टाइम वो इससे भी वर्स सिचुएशंस फेस कर चुका था। उसके लिए 5 सेंसेस को ब्लॉक करना एक्चुअली यूजफुल था, क्योंकि अब वो अपने बॉडी के अंदर प्रॉपरली फोकस कर सकता था। अपनी पुरानी नॉलेज की मदद से वो ब्रोकन बॉडी को इम्प्रूव करने का प्रोसेस शुरू करता है। इसके लिए उसे मेडिकल स्किल्स और बॉडी मॉडिफिकेशन टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। वो बोन कंप्रेशन टेक्निक भी अप्लाई करता है, जो उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में सीखी थी। फिर वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले मैजिक स्टोन्स को यूज करता है, जो काफी रेयर और वैल्यूएबल थे। क्रिस सबसे पहले व्हाइट मैजिक स्टोन से अपने बॉडी को प्यूरिफाई करना शुरू करता है। ये प्रोसेस इजी नहीं था, क्योंकि उसे हर टॉक्सिन क्लीन करके बॉडी के अंदर व्हाइट माना बिल्ड करना था।
एक छोटी सी मिस्टेक भी उसके पूरे बॉडी में अनबेरेबल पेन कॉज कर सकती थी, लेकिन क्रिस बिना रुके प्रोसेस कंटिन्यू करता है। मैजिक उसके बॉडी के अंदर वायलेंटली सर्कुलेट होने लगती है, लेकिन क्रिस फिर भी कंप्लीटली कंपोज्ड रहता है। आखिर में वो कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ मानता है कि उसके लिए ये सब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको रीकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको लगे कि रीकैप में कोई कमी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करते रहना ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड और भी जल्दी ला सकूं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।